So, good afternoon, everyone. Welcome to this session on Indian polity and governance. अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि क्या क्या पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आर्टिकल 79 देखा था, जिसमें हमने समझा था कि पार्लियामेंट 3 ऑर्गन से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और कैसे कैसे पार्लियामेंट फंक्शन करती है, कितने तरह की मेजॉरिटीज होती हैं, किस किस बिल के लिए किस तरह की मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है, वो सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। प्रेसिडेंट के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या होती है, क्या क्या उनके पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं, एक्सेट्रा। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है द राज्यसभा, जिसको अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। तो आज हम राज्यसभा का कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शंस राज्यसभा के हैं, कौन कौन से एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के हैं, किन किन कामों में राज्यसभा को एक्सक्लूड कर रखा है, कैसे मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो थोड़ा सा हम राज्यसभा के बारे में बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज राज्यसभा? जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एट फेडरल लेवल, सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल पर स्टेट्स जो हमारे हैं, राज्य जो हमारे हैं, दूसरी भाषा में जिन्हें कहें प्रदेश जो हमारे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि होते हैं। देखिए, हमने फेडरल सेटअप को बहुत अच्छे से समझा था। फेडरल सेटअप क्या होता है? जिसमें 2 लेवल पर गवर्नमेंट होती है, एक होता है यूनियन लेवल और दूसरा होता है स्टेट लेवल, या यूनियन लेवल या सेंट्रल लेवल, और दूसरा स्टेट लेवल। और फेडरेशन का एक सबसे बड़ा एसेंशियल क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड सेंटर। आई एम सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि इंडिया जो है, इंडियन स्टेट जो है, वो एक डिस्टिंक्ट टाइप का स्टेट है। वी आर नॉट एग्जैक्टली फेडरल, वी आर क्वासी फेडरल और कोऑपरेटिव फेडरल। ऐसे अलग अलग तरह के टर्म्स हमारे लिए दिए गए हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज। हम एक ऐसा फेडरेशन है जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग होता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। तो इस यूनियन गवर्नमेंट में भी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा के लिए प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि यूनियन लेवल पर भी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो। मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, गोवा का, महाराष्ट्र का, सबका रिप्रेजेंटेशन यूनियन पार्लियामेंट में। हमारे देश की जो संसद है, जो एक्चुअली पूरी कंट्री को चलाती है, उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत से स्टेट्स का भी हो, थोड़ा बहुत स्टेट्स का भी हो, इसके लिए राज्यसभा होती है। ठीक है, सो इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एट फेडरल लेवल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स एट यूनियन लेवल। ठीक है, और क्या होता है राज्यसभा के बारे में आइए देखते हैं। तो एक बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी कि राज्यसभा जो होती है, इट इज द परमानेंट हाउस। ठीक है, परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है राज्यसभा, हमेशा वो रहता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूइंग। ठीक है, ये स्थायी सदन है हमारी पार्लियामेंट का, कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। हमने देखा था
लोकसभा को डिसॉल्व करने का पावर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। बट राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, वो हमेशा कंटिन्यूइंग रहेगी, परमानेंट हाउस है। ऑल राइट। लेकिन सवाल ये आता है, क्या एक आदमी राज्यसभा का मेंबर बन गया तो वो पूरी जिंदगी के लिए हो गया क्या? पूरी लाइफ क्या वो राज्यसभा का मेंबर रहेगा जब तक जीवित रहेगा? क्या ऐसा होता है? सो नो, दैट इज नॉट द केस। मेंबर्स आर सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट। लोग आएंगे जाएंगे, वो रिटायर होते रहेंगे, बट राज्यसभा जो है वो परमानेंट है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है इलेक्शन के पहले, या फिर इवन जब कभी गवर्नमेंट गिर जाती है, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस लूज कर देती है लोकसभा में, जिसको कहते हैं सरकार का गिरना या सरकार भंग हो जाना, उस कंडीशन में भी लोकसभा डिसॉल्व होकर फ्रेश इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं प्रेसिडेंट साहब। बट राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा हमेशा कंटिन्यूइंग होती है, इट इज द परमानेंट हाउस, बट इट्स मेंबर आर सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट, ठीक है। तो कितना होता है राज्यसभा के एक मेंबर का टेन्योर? आप याद रखोगे बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रिलिमिनरी में अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा? 6 साल, 6 years इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ध्यान देना इस बात पर, कैच द लैंग्वेज स्टूडेंट्स। टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लिखा हुआ है यहाँ, ना कि टेन्योर ऑफ राज्यसभा। अंतर है दोनों बातों में। टेन्योर ऑफ राज्यसभा क्या है? परमानेंट है। टेन्योर ऑफ मेंबर्स क्या है? 6 years, ठीक है। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। हर 2 साल में मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के, ठीक है। थर्ड मेंबर हर 2 साल में रिटायर होंगे। इसका मतलब ये है कि हर मेंबर 6 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैं इलेक्ट होता हूं राज्यसभा के लिए आज 15 जून 2021 को, ठीक है। तो अब मैं कब रिटायर हो जाऊंगा? 15 जून 2027, 2027 की 15 जून को मैं रिटायर होऊंगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी बात है। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो अलग अलग उसमें होता है, अलग अलग फेजेस में चलता है। जैसे लोकसभा हम देखें तो लोकसभा का इलेक्शन एक बार में हो जाता है, ठीक है। 2019 में हुआ था, अब 2024 में होगा, ठीक है ना। इसी तरह से होता है। उसके पहले 2014 में हुआ था, उसके पहले 2009 में हुआ था। राज्यसभा का इलेक्शन अलग अलग टाइम पर होता है, यानी कि कुछ कुछ गैप से होता रहता है। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर रिटायर हो गए। इसका मतलब हर मेंबर कितने साल में रिटायर हो रहा होगा? 6 साल में, ठीक है। तो हर 6 साल में कुछ मेंबर रिटायर हो रहे होंगे, लेकिन कुछ मेंबर का टेन्योर बाकी रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल आपको दिया, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरा इलेक्शन आज हो रहा है 15 जून 2021 को। कुछ मेंबर्स 6 साल पहले इलेक्ट हुए होंगे ना, उनने 6 साल का पीरियड कंप्लीट कर लिया होगा, वो रिटायर हो गए, सीट खाली हुई तो मैं राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा तो मैं जीत गया, ठीक है। ये हुआ। बट क्या होता है, हमारे यहाँ पर लगभग 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, है ना। 28 स्टेट्स के राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ नहीं होते हैं, वो अलग अलग टाइम पर होते हैं। तो आप देखिएगा बीच बीच में राज्यसभा की सीट्स खाली होती जाती हैं, उनके लिए इलेक्शन होते जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मेंबर बने रहते हैं। फर्स्ट टाइम राज्यसभा के लिए इलेक्शन 1952 में हुआ था, ठीक है। 1952 में हुआ, कुछ मेंबर्स तब चुन कर गए, तो वो कब रिटायर हुए होंगे? 58 में रिटायर हुए होंगे।
कुछ मेंबर्स मान लीजिए 53 में इलेक्ट हुए होंगे, तो अब वो 53 में जो इलेक्ट हुए वो कब रिटायर होंगे, वो 59 में रिटायर होंगे, है ना। तो ये जो यस एक सर। साल का पीरियड था जिसमें वो 58 में कुछ मेंबर्स रिटायर हो गए, तो वो कुछ मेंबर रिटायर हो गए, लेकिन ये 58 से 59 में कुछ मेंबर रहे होंगे ना। तो कुल मिलाकर ये परमानेंट हाउस ऐसे है कि कुछ ना कुछ मेंबर परमानेंटली यहाँ पर होते हैं, ठीक है, रिटायर होते जाते हैं लेकिन कुछ मेंबर बने रहते हैं, ठीक है। और चूंकि टाइमिंग अलग अलग है तो कोई ना कोई मेंबर परमानेंटली राज्यसभा का पार्ट रहेगा, मेंबर है यानी कि वो परमानेंट है, इट इज एज सिंपल एज दैट। आर वी क्लियर नाउ? तो ये जो 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर है, इसको आप ऐसे ही समझ लो, 1/3 हर 2 साल में रिटायर हो रहे हैं। 1/3 मेंबर तो नहीं हो सकता ना, मेंबर तो पूरा पूरा होगा कोई भी। मैं यदि इलेक्ट होऊंगा तो मैं पूरा इलेक्ट होऊंगा ना कि 1/3 इलेक्ट हो जाऊंगा, पूरा इलेक्ट होऊंगा। तो यदि मुझे पूरा का पूरा रिटायर होना है तो इसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा, 6 साल, ठीक है। राज्यसभा में दो तरह के मेंबर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, वन आर इलेक्टेड मेंबर्स एंड अदर आर नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर, हिंदी में इसे कहते हैं चुने हुए मेंबर्स, और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि मनोनयत सदस्य। नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट को पढ़ते हुए देख चुके हैं। हमने देखा था प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं उनके लेजिस्लेटिव पावर्स में देखा था, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को। कौन से 12 मेंबर होते हैं, ऐसे 12 लोग, ऐसे 12 धुरंधर अपने अपने एरियाज के, अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने फील्ड के, जिनको या तो स्पेशल नॉलेज हो या तो फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो उनके, किन फील्ड में, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। चारों पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, चारों फील्ड आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, ताकि उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हमारी पार्लियामेंट को मिल सके। एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मिस्टर सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, उनको राज्यसभा में ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने नॉमिनेट किया। क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है स्पोर्ट के फील्ड का, ठीक है, खेल कूद के क्षेत्र का उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और स्पेशल नॉलेज भी था। तो मान लीजिए किसी खेल कूद से रिलेटेड मसले पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, तो कौन देगा, सचिन तेंदुलकर साहब। एक एग्जाम्पल और है, मिस्टर जावेद अख्तर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड, वो राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। तो उनको लिटरेचर के फील्ड का स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों था, ठीक है। तो उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। रेखा जी एक अभिनेत्री थी, ठीक है, उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। तो आपको ये नंबर याद रखना है, कितने मैक्सिमम नॉमिनेट हो सकते हैं राज्यसभा में मेंबर्स, 12। कौन नॉमिनेट करता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट। किन किन फील्ड के लोग होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, तो 4 फील्ड बताए गए हैं, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस थोड़ा सा ब्रॉड एरिया कवर करता है ना, थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखोगे। प्रिलिमिनरी में इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो राज्यसभा में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो
प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 12 होती है उनकी संख्या, और उनको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस के फील्ड में। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। मैक्सिमम यानी कि इससे ज्यादा संख्या किसी भी कंडीशन में राज्यसभा के मेंबर्स की नहीं हो सकती है। ठीक है, कितनी होगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 250, 250, 250 होगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे अधिक स्ट्रेंथ राज्यसभा की नहीं हो सकती है, ये बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा 12 तो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, तो 250 में से 12 आप माइनस कर लो, तो इलेक्टेड मेंबर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 238। मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 238। मैक्सिमम नॉमिनेटेड मेंबर कितने हो सकते हैं? 12। और टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, 250। लेकिन करेंटली हमारे राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 245 है, 245 है। ठीक है, अभी फिलहाल हमारी राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है। ठीक है, यानी कि इसको मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है? 250। मैक्सिमम कितनी सीटें राज्यसभा की बढ़ाई जा सकती हैं? 250। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज 2 पॉइंट्स? टोटल स्ट्रेंथ मतलब करेंटली टोटल कितनी है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। टोटल स्ट्रेंथ अभी 245 है, इसको बढ़ाया जा सकता है मैक्सिमम कितना? 250, यानी कि 5 सीट और बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जितनी सारी बातें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में, ये सब दिया हुआ है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में हमने देखा था आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता था, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। उसका नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 की सारी बातें मैंने समराइज कर दी हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सारी बातें आर्टिकल 80 में दे रखी है। ठीक है, और थोड़ा और कुछ एडिशनल चीजें भी हैं जो यहाँ पर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राज्यसभा के बारे में। नॉमिनेटेड मेंबर्स का तो हमने देख लिया। नॉमिनेटेड मेंबर का सिंपल होता है, प्रेसिडेंट साहब कहेंगे कि ओके मिस्टर सो एंड सो, आपको गिवन फील्ड का नॉलेज है, तो हम आपको राज्यसभा में नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो कहेंगे ओके सर, ठीक है। इलेक्शन कैसे होगा राज्यसभा का, या इलेक्टेड मेंबर्स कैसे बनते हैं राज्यसभा के, आइए हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 हो सकती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ नॉमिनेटेड मेंबर्स की कितनी होती है? 12, 12। हमने ये भी देखा कि टोटल स्ट्रेंथ फिलहाल राज्यसभा की कितनी है? 245। तो अब 245 टोटल स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ की, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो बचे कितने? 233 मेंबर, 233 मेंबर्स which are to be elected। तो ये 233 मेंबर्स कैसे इलेक्ट होंगे हम समझने की कोशिश करते हैं, इनका पूरा प्रोविजन। तो ये जो 233 मेंबर्स हैं ये कहां से इलेक्ट होते हैं? ये इलेक्ट होते हैं स्टेट से, राज्यों से चुनकर आते हैं ये 233 मेंबर। और जब मैं कह रहा हूं राज्य, स्टेट या प्रदेश, तो वहां पर इंक्लूसिव होंगे वो दो यूनियन टेरिटरीज जो थोड़ी सी यूनिक है अपने नेचर। वो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली एंड पुदुचेरी, या फिर पौंडीचेरी भी जिसको हम कहते हैं। अब उसका नया नाम पुदुचेरी हो गया है। ठीक है, क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ये 2 यूनियन टेरिटरीज क्यों डिस्टिंक्ट है, या क्यों यूनिक है, क्या अलग है इनमें बाकी यूनियन टेरिटरीज से?
तो दिल्ली और पुडुचेरी इसलिए यूनिक है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा होती है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इन दो स्टेट्स में होते हैं। फाइन। इसीलिए ये जो 233 मेंबर्स हैं, ये 233 मेंबर स्टेट्स और इन दो यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुडुचेरी से इलेक्ट होंगे, यानी कि दिल्ली और पौंडीचेरी में भी राज्यसभा की सीट रहेगी। ठीक है, एक बात, किस तरह से इलेक्ट होते हैं? तो ये इलेक्ट होते हैं वही सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि सभी राज्यों में प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, स्टेट्स में उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी उस स्टेट में राज्यसभा की सीटें होंगी। ठीक है, हम पॉइंट नंबर 4 पहले देखते हैं, बीच के 2 पॉइंट बाद में देखेंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए हम पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे, लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, शेड्यूल 4 प्रोवाइड्स फॉर अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो एक चीज तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रख लेना, पीटी का पॉइंट है एक, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 किस बारे में बात करता है? राज्यसभा में सीट्स के अलोकेशन के बारे में सीधा क्वेश्चन प्रीलिम में आता है। अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा कहाँ दिया हुआ है? शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में क्या दिया हुआ है? अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, ये आप याद रखो। क्या क्या बात करता है ये सारा? सीट्स अलॉटेड टू स्टेट इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटें अलॉट की जाती हैं। उदाहरण के लिए देखो, आप एक उदाहरण दे रखा है, उत्तर प्रदेश, बहुत सारी पॉपुलेशन है वहां पर। ठीक है, इसीलिए या यूं कहें, इंडिया में मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसीलिए सबसे ज्यादा राज्यसभा के मेंबर्स कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। तो ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीटें बांटी जाती हैं। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी सीट वहां पर दे दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से राज्यसभा का इलेक्शन होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ रहे थे। क्या होता है उसमें? जो वोटर होते हैं वो अपने प्रेफरेंसेस लिखते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। सबसे पहले कौन से वोट काउंट होते हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस वाले। यदि किसी भी मेंबर को फर्स्ट प्रेफरेंस के 51% वोट मिल गए तो वो जीता मान लिया जाएगा। नहीं मिले हैं तब फिर वोट्स ट्रांसफर होना शुरू होते हैं, यानी कि लास्ट प्रेफरेंस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस वाले पर काउंट किए जाएंगे, एक्सेट्रा। तो वोट कैसा होता है? ट्रांसफरेबल। लेकिन 1 पर्सन 1 वोट, यानी कि सिंगल वोट, एक आदमी एक ही वोट देता है, बार बार वोट नहीं देता है, वो सिंगल वोट में अपने प्रेफरेंसेस दे देता है। दैट सिस्टम इज नोन एज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम। ठीक है, तो कैसा होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होगा और मींस क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये चीजें तो हमने देखी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी, यानी कि ये बात सेम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और राज्यसभा के इलेक्शन। एक अंतर है बड़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और राज्यसभा के इलेक्शन में, वो अंतर है सीक्रेट बैलेट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होता है, यानी कि वोटर अपना वोट सीक्रेट रखते हैं, किसी को बताते नहीं है कि उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए किसको वोट दिया है। यही सीक्रेट बैलेट का सिस्टम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी होता है,
ये भी हमने देखा। बट देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ना होकर ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। ओपन बैलेट सिस्टम यानी कि राज्यसभा के इलेक्शन का जो वोटर होगा वो अपना वोट दिखाता है किसी एक अथॉरिटी को। उस अथॉरिटी को दिखाना पड़ेगा, वो पहले दिखाएगा फिर वोट कास्ट करेगा। सो द सिस्टम इज ओपन बैलेट सिस्टम। ओपन बैलेट सिस्टम, दिखाकर वोट किया जाएगा। इट इज नॉट अ सीक्रेट, ठीक है। सबको नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पहुंच जाए और कहें कि हमें देखना है वोट। उसका एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसीजर है, ठीक है, कि एक अथॉरिटी होगी जिसको ये दिखाया जाएगा। बट इट इज ओपन बैलेट सिस्टम, नॉट सीक्रेट बैलेट सिस्टम, ठीक है। राज्यसभा का इलेक्शन अच्छों की समझ में नहीं आता। वो लोगों के पास सोशल मीडिया के आ जाने के बाद हर चीज पर ओपिनियन तो होती है पर नॉलेज जीरो होता है। अभी देखिएगा आप कुछ स्टेट्स में जब राज्यसभा का इलेक्शन होगा तो सोशल मीडिया पर आप भर भर के देखोगे लोग उसमें अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे होंगे। पता आता कुछ नहीं होता उनको कि क्या कैसा राज्यसभा का कॉम्पोजिशन क्या होता है, कैसे उनका इलेक्शन होता है, क्या प्रोसीजर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग इसको बहुत अच्छे से सीख लो। एग्जाम के लिए तो काम में आएगा ही, समाज में भी आपकी गिनती पढ़े लिखे और ज्ञानी व्यक्तियों में होने लगेगी यदि आप ये सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। देखिए 2003 में ये चेंज हुआ था। In the year 2003, the system of secret ballot was replaced by open ballot। यानी कि 2003 के पहले तक राज्यसभा के इलेक्शंस जो हैं वो सीक्रेट बैलेट से ही हुआ करते थे। 2003 के बाद ओपन बैलेट सिस्टम से इलेक्शन होने लगे, ठीक है। कब हो रहा है ये चेंज? 2003 में। तो ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। एक एक्ट है, एक कानून है हमारे देश के पार्लियामेंट ने जो बनाया है, उसका नाम है आरपीए। शॉर्ट फॉर्म में उसको आरपीए कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है वो एक तरह से गवर्न करता है सारे इलेक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। 1951 में 1951 में ये एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है। किस तरह से देश में इलेक्शन एक्सेट्रा फैसिलिटेट होंगे, कैसे इलेक्शन कंडक्ट होंगे, उन सारी चीजों से ये ही एक्ट डील करता है। इसका नाम आप याद रखिएगा। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे जब आगे इलेक्शन एक्सेट्रा पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो हमारे देश के सारे चुनाव वगैरह किस तरह से होते हैं उनको गवर्न करता है। देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिंपली लिख दिया कि भाई राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर होंगे, 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, उनका इस तरह से इलेक्शन हो जाएगा। अब ये इलेक्शन कराना कैसे है, क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा, कैसा प्रोसीजर होगा, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, लिख भी नहीं सकते। वैसे ही बहुत डिटेल्ड है, और कितना डिटेल करोगे। दुनिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, उसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई हैं। उनके लिए अलग से लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो उसी तरह का एक लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो सन 2003 में आरपीए में अमेंडमेंट हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था, ये आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 2003 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद राज्यसभा के इलेक्शन के लिए सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट सिस्टम कर दिया गया, ठीक है। ओपन बैलेट सिस्टम कर दिया गया। एक अथॉरिटी होती है जिसको वोट कास्ट करने के पहले आपको अपना वोट दिखाना पड़ेगा। ये सिस्टम क्यों किया गया था? ताकि
लोग क्रॉस वोटिंग ना करें। जो भी वोटर्स हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, जो लोग वोट देते हैं, वो क्रॉस वोटिंग ना करें, पैसा वैसा लेके किसी और को वोट ना दे दें। ठीक है, ये क्रॉस वोटिंग वाली चीज को हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। उसके पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि राज्यसभा के इलेक्शन में वोट आखिर देते कौन लोग हैं। Who are the voters, who are the electors in election of राज्यसभा। तो जैसा हमने बिल्कुल शुरू में देखा था, और क्या बोला था कि राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा, नाम ही है ना उसका राज्यसभा। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रही है, राज्यों का, स्टेट्स का, प्रदेशों का, यूपी, एमपी, बिहार, गोवा, सिक्किम एक्सेट्रा, इनका रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो भाई रिप्रेजेंटेशन यदि स्टेट्स का कर रही तो इनको इलेक्ट कौन करेगा, जाहिर है स्टेट के लोग। ठीक है, तो स्टेट के लोग राज्यसभा में डायरेक्टली वोट नहीं देते। स्टेट के लोग किस तरह से वोट दे रहे हैं, इनडायरेक्टली, यानी कि राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट के जो चुने हुए नुमाइंदे, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, कौन होते हैं स्टेट्स के चुने हुए नुमाइंदे, एमएलए। ठीक है, विधायक जी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स। ध्यान देना इस बात पर, इलेक्टेड एमएलए जो होते हैं स्टेट के, वो चुनते हैं राज्यसभा के एमपी। इसको और सरल भाषा में कहूं, एमपी के राज्यसभा, एमपी यानी मध्य प्रदेश, एमपी से यदि राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है तो किससे वोट लेना पड़ेगा, एमपी के जो एमएलए हैं, एमपी के जो एमएलए हैं इलेक्टेड वाले, वो वोट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा। कौन वोट करता है राज्यसभा के इलेक्शन में, इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। इसको आप एक एग्जांपल से समझो। मान लीजिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट, अरे इसमें मानना क्या है, ये तो एक्चुअल है, एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट। ठीक है, और एमपी में कांग्रेस के भी खूब सारे विधायक हैं। ठीक है, वो ज्यादा हैं, ये थोड़े कम है। तो भाई जब दोनों ही पार्टी अच्छे खासे नंबर में, अब इलेक्शन में कौन चूज करता है भाई, इलेक्टेड एमएलए, है ना। तो एमपी में बीजेपी के भी एमएलए हैं, कांग्रेस के भी एमएलए हैं। ये इंश्योर करने के लिए कि बीजेपी वाले जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के एमएलए को वोट ना दे दें, सॉरी, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट ना दे दें राज्यसभा के इलेक्शन में, या वाइस वर्सा, कांग्रेस के जो एमएलए हैं वो किसी बीजेपी के कैंडिडेट को वोट ना दे दें राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। इसको कहते हैं क्रॉस वोटिंग। आप जिस पार्टी से आते हो उसके अगेंस्ट वोट कर देते हो। ठीक है, उसको कहते हैं क्रॉस वोटिंग। तो इस क्रॉस वोटिंग को अवॉइड करने के लिए ये ओपन बैलेट सिस्टम शुरू किया गया। ठीक है, कि भाई दिख जाएगा कि यदि क्रॉस वोटिंग किसी ने करी है तो वो कौन से सज्जन थे, कौन से महानुभाव थे जिनने एक पार्टी का मेंबर होकर किसी दूसरे पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर दिया, ये पता चल जाए, और इसलिए क्रॉस वोटिंग अवॉइड हो सके, इसके लिए ये 2003 में मैकेनिज्म आया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स का प्रोसीजर। सवाल ये भी आता है कि भाई कौन कौन लोग हैं जो राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन जो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए दी हुई है, देखो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जो आर्टिकल बताता है दैट इज आर्टिकल 84। फिलहाल हम राज्यसभा के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन तो वही है जो मैंने आपको सिटीजनशिप पढ़ते हुए समझाई थी, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है।
ब्राजील का, रशिया का, चाइना का, पाकिस्तान का सिटीजन राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये देश की पार्लियामेंट है। तो देश के नागरिक तो हो प्रभु, तभी तो आप बन पाओगे। ठीक है, सबसे जरूरी तो ये है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। दूसरा, मस्ट नॉट बी लेस देन 30 years ऑफ एज। मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो 30 years है। ठीक है, कम से कम 30 साल की उम्र होना जरूरी है, तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो, या यूं कहे तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो राज्यसभा का। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है वो डिफरेंट होती है। ऑलराइट, दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी, ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। ध्यान देना टर्म पर, कैच द लैंग्वेज स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड वोटर होना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर सिटीजन रजिस्टर्ड वोटर हो, आपको वोटिंग के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। कुल मिलाकर आपके पास चुनाव में वोट देने वाला जो कार्ड होता है, ठीक है, जिसको हम वोटर आईडी कहते हैं सरल भाषा में, ठीक है ना, देखी होगी आप में से कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों की तो शायद होगी भी वोटर आईडी। तो आपके लिए एक रजिस्टर्ड वोटर होना बहुत जरूरी है किसी ना किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, ये थर्ड कंडीशन है। चौथी कंडीशन कह रही है एनी अदर क्वालिफिकेशन विच पार्लियामेंट विच में बी प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ बनाकर यदि कोई अन्य क्वालिफिकेशन डाल दे कि भाई ये क्वालिफिकेशन, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी रिक्विजिट्स होती है ना, आप पर केस वेस तो नहीं चल रहा, आप जेल वेल तो नहीं चले गए हो, एक्सेट्रा, ऐसी कुछ कुछ क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट समय समय पर बनाता रहता है। कौन सा सबसे बड़ा लॉ है जो ये सारी चीजें गवर्न करता है? मैंने आपको उसका नाम बताया था, आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है। तो सारा इलेक्टोरल कंडक्ट देखता है, चुनाव कंडक्ट कराने का सारा मैकेनिज्म आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखता है। ऑलराइट, तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। एक और छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, पहले क्या था, रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट भी थे, लेकिन 2003 के बाद रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट खत्म कर दिए गए। क्या होते हैं रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, आप समझ लो। मान लो आपको मध्य प्रदेश से राज्यसभा का मेंबर बनना है, तो बिफोर 2003 आपको एमपी का रेसिडेंट होना जरूरी था। ठीक है, या यूं समझो आप कि यदि आप एमपी के रेसिडेंट हो तो आप असम से राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते, दिल्ली से राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते, या आप गोवा के रेसिडेंट हो तो आप बंगाल से राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते। आप कहां से बन सकते हो? उसी स्टेट से जिसके आप रेसिडेंट हो। 2003 के बाद ये रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है। मतलब आप इंडिया के सिटीजन हो, 30 साल के हो और किसी भी लोकसभा में रजिस्टर्ड हो, तो आप कंट्री के किसी भी स्टेट से राज्यसभा के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, ये कर दिया गया सिस्टम 2003 के बाद। ये छोटा सा एक फैक्ट है, तो यहाँ मुझे आपको बताना था। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। उनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था। नॉर्मली वो रेसिडेंट कहाँ के होंगे? दिल्ली के होंगे, क्योंकि वो वहीं रहते हैं। ही वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम। ठीक है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आसाम से राज्यसभा के मेंबर ही ना बन पाते यदि 2003 में ये रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट खत्म ना की हो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन ऑल दीज 4 पॉइंट्स? अच्छा, अब मुझे आप में से क्या कोई ये बता सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है?
Fantastic. He must be citizen of India. Next, 35 years of age. और कोई एक रिक्वायरमेंट थी. He must have all the qualification to become member of राज्यसभा. ये वाइस प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट थी. इसका मतलब ये है कि जो 4 रिक्वायरमेंट्स आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये चारों भी पजेस करना पड़ेगा, है ना, तब आप वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो. देखो उसमें एक तो है सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि कॉमन है, ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो. दूसरी है ही मस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज. तो 35 साल के आप तभी होगे जब 30 साल कंप्लीट कर चुके होगे, जाहिर सी बात है. जो एक अलग रिक्वायरमेंट वहां नहीं लिखी वो थर्ड रिक्वायरमेंट है, दैट ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. थर्ड पॉइंट. तो ये जो थर्ड क्वालिफिकेशन है ये भी व्यक्ति को पजेस करनी पड़ेगी, तब जाकर वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है. ठीक है, ये एक वहां एक सिरा हम जो छोड़कर आए थे वो सिरा हमने यहाँ पर वापस पकड़ा है. ये आप याद रखोगे जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करें. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. तो आप राज्यसभा के चेयरपर्सन हो तो कम से कम मिनिमम उतनी क्वालिफिकेशन तो रखो मेंबर बनने वाली. ठीक है, स्टूडेंट बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं और हेडमास्टर बना दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना. इसलिए वहां पर ये क्वालिफिकेशन रखी गई है. आई होप ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ राज्यसभा आर क्लियर टू यू पीपल. अब हम समझने की कोशिश करते हैं रेलेवेंस ऑफ राज्यसभा. क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है राज्यसभा का. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वही है जो बहुत शुरू में हमने डिस्कस की और मैं बार बार कहता आ रहा हूं जब जब राज्यसभा का जिक्र आ रहा है कि ये क्या होती है राज्यसभा. इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एट फेडरल लेवल. राज्यों का, प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा. राज्यों का, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है राज्यसभा. कहां पर? फेडरल लेवल पर, यूनियन लेवल पर, यूनियन पार्लियामेंट में. ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है. ठीक है, अपर हाउस हमने ये पहले भी देखा है. 2 हाउसेस है, लोअर हाउस इज लोकसभा, अपर हाउस इज राज्यसभा. व्हाई इट इज अपर हाउस? बिकॉज इट रिप्रेजेंट द स्टेट्स. फाइन, इसलिए इसको अपर हाउस कहा जाता है. ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सेकंड चैम्बर कहते हैं कि दो इट इज अपर हाउस बट इट इज द सेकंड चैम्बर. क्यों सेकंड चैम्बर कहते हैं? क्योंकि लोकसभा में तो सिटीजन्स डायरेक्टली वोट देते हैं, सीधा सीधा चुनाव में वोट देते हैं, आम चुनाव जनरल इलेक्शन में, और अपने MP टू लोकसभा चुनते हैं. हम डायरेक्टली वोट देकर अपना MP बनाते हैं लोकसभा के लिए. राज्यसभा में हम डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं, इसलिए उसको सेकंड चैम्बर भी माना जाता है. ये राज्यसभा जो है सेकंड चैम्बर जरूर है, लेकिन ये सेकेंडरी चैम्बर नहीं है. ये कहीं से कहीं लोकसभा से छोटा नहीं है, कम नहीं है. ठीक है, ध्यान रखना ये बात. इट इज नॉट सेकेंडरी चैम्बर. यस, एब्सोल्युटली इट इज द सेकंड चैम्बर. सेकंड चैम्बर क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन से इसमें नहीं चुने जाते लोग, इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं. या यूं कह लो कि स्टेट्स के जो MLAs होते हैं वो इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं, इसलिए वो सेकंड चैम्बर है. बट इट इज नॉट सेकेंडरी चैम्बर. ठीक है, कहीं से कहीं भी ये पोजीशन में लोकसभा से कम नहीं है. ठीक है, ये बात मानकर चलना. मानकर क्या चलना? दिमाग में बैठा लेना. स्टेट्स के इलेक्टेड MLAs वोट देते, इसलिए इसको सेकंड चैम्बर कहा जाता है. लेकिन ये सेकेंडरी चैम्बर नहीं, ये कहीं से कहीं तक सेकेंडरी चैम्बर नहीं है, बल्कि इसका और लोकसभा का लगभग लगभग बराबरी वाला दर्जा है.
देयर इज नो डाउट कि दोनों के बीच के काम बटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा जो है वो फंक्शन कर सकती है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज हैं या मैटर्स हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा डिसीजन ले सकती है, और ज्यादातर डिसीजंस जो होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में एक बैलेंस करके होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं एक जनरल वो आपको बता, एक जनरल वो। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखो, ऑल द ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, रेजोल्यूशन सीकिंग अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी एक्सेट्रा, ये तभी पास माने जाते हैं जब दोनों हाउसेस ने इनको पास किया हो, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, या और भी कई तरह के बिल जैसे इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन वाला बिल एक्सेट्रा। ये सब दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है। ये एक जनरल प्रोसीजर है। इसी तरह से हमारी देश की संसद फंक्शन करती है कि लोकसभा में आएगा, पास होगा, राज्यसभा में आएगा, पास होगा, फिर जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करेंगे एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हम देखकर आए, जैसे कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं, उसके लिए भी दोनों हाउसेस को इन्वॉल्व किया जाता है ना। लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी इनिशिएट हो सकता है। सपोज राज्यसभा में इनिशिएट हुआ तो पास होगा, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ के बाद फिर लोकसभा भेजा जाएगा, लोकसभा उस पर इंक्वायर करेगा, फिर वो 2/3 से पास करेगा। तो देखिए आप, कहीं ना कहीं ये दोनों बैलेंस में चल रहे हैं ना। या मैं कहूं कि इन जनरल लोकसभा और राज्यसभा एक साथ मिलकर फंक्शन कर रहे हैं, दोनों जगह से अप्रूवल होना बहुत जरूरी है जनरली, या ज्यादातर इश्यूज पर, ज्यादातर सब्जेक्ट्स पर, ज्यादातर मैटर्स पर। ये बात क्या आप सभी को समझ में आई? यदि ये आपको समझ में आ गई होगी तो आई एम श्योर पॉइंट नंबर 2 और 3 दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। 3 तो बेसिकली कोई पॉइंट भी नहीं है, 3 सेकंड पॉइंट का ही एग्जाम्पलरी मैनिफेस्टेशन। क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए? यस सर। ठीक है, तो ये सेकंड चैम्बर जरूर है लेकिन सेकेंडरी चैम्बर नहीं है। ये गलती हमें नहीं करनी है कि इसको हम सेकंड ग्रेड हाउस मानकर चले, ठीक है। ये कोई पिछड़ा हुआ हाउस नहीं है, ठीक है। ये लगभग लगभग बराबर ही है। ज्यादातर इश्यूज पर लोकसभा और राज्यसभा को बराबर पावर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ चीजें जरूर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को एक्सक्लूसिव पावर दिया हुआ है, तो उसी तरह के कुछ एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा को भी। अगला पॉइंट जो कह रहा है, सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। कुछ तरह के बिल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो ठीक है भाई, मामला बराबरी का है। कुछ बिल ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होंगे, कुछ बिल ऐसे हैं जो सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होंगे। तो अब बड़ा कौन छोटा कौन, ये बहुत ही निरर्थक प्रश्न है, सेंसलेस क्वेश्चन है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आप इसको अगेन एक साइकिल के 2 पहिए जैसे मान लो। दोनों को बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी हमारे देश की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ पाएगी, ठीक है। चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ लोकसभा के लिए हमने देखी थी, जिसमें से एक बहुत जरूरी चीज थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो वो हमने देखा था लोकसभा के लिए। तो भाई लोकसभा में जो पार्टी बहुमत लेकर, मेजोरिटी लेकर आती है, उसके लीडर को प्रधानमंत्री बनाते हैं प्रेसिडेंट, उन्हीं की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं के भी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था, फाइन। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के प्रति, ये हमने देखा था। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टिंक्ट कर रहा है लोकसभा और राज्यसभा को।
बट आप रियल सेंस में देखोगे ना, तो राज्यसभा वो बॉडी है जो एक्चुअली इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन राज्यसभा जो होती है वो एक इफेक्टिव रोल प्ले करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कंट्रोल करने में, नियंत्रण में रखने में, या हम कह लें गवर्नमेंट को, सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए राज्यसभा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। कैसे समझते? देखिए, सिंपल सी बात है कि जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी होगी उसकी गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, आपके पास लोकसभा में मेजोरिटी है तभी आपने गवर्नमेंट फॉर्म की है। तो गवर्नमेंट जो चाहे वो लोकसभा में पास करा सकती है। इट वुड नॉट बी वेरी टफ फॉर द गवर्नमेंट टू गेट द बिल्स पास्ड इन लोकसभा बिकॉज इट हैव मेजोरिटी। हम रिसेंट एग्जांपल से समझें। द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, द बीजेपी गवर्नमेंट, और आई मस्ट कॉल इट मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट, हैव अ मैसिव मेजोरिटी। ओवर 300 सीट्स आर देयर इन लोकसभा। तो लोकसभा में तो वो कुछ भी पास करा सकते हैं। अब यदि लोकसभा में वो कुछ भी पास करा सकते हैं, अब यदि ये मान लो कि कोई ऐसा बिल ले आए मोदी जी की गवर्नमेंट या कोई भी जो भी गवर्नमेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट हो या फंडामेंटल राइट्स के डेरोगेटरी जा रहा हो, या गवर्नमेंट जिससे डेस्पोटिक बन जाए, निरंकुश बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली स्पिरिट खत्म हो जाए, क्या वो ला सकते हैं? ऑफ कोर्स वो ला सकते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी मेजोरिटी है, तो लोकसभा में तो पास हो जाएगा। बट क्या उनके पास राज्यसभा में भी एक बड़ी मेजोरिटी है? राज्यसभा में हमने देखा इलेक्शन कैसे होता है। राज्यसभा में इलेक्शन होता है, स्टेट्स के एमएलए वोट देते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। पंजाब में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, साउथ इंडिया के किसी भी स्टेट में नहीं है, एक्सेट्रा। तो इन जगहों से ऑब्वियस है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो बीजेपी के नहीं होंगे, है ना। यानी कि बीजेपी के पास उतनी मैसिव मेजोरिटी नहीं होगी राज्यसभा में। तो यदि कोई गलत कानून पास लोकसभा से हो भी गया तो वो राज्यसभा में डिबीट हो जाएगा। ऑपोजिशन उसको वोट आउट कर देगी कि नहीं भाई ये अच्छा कानून नहीं है। सो दिस इज हाउ राज्यसभा प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। ये बात क्या आप सभी को समझ में आई, जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको समझाया? ठीक है, और इन सारे पॉइंट्स की वजह से हम कह सकते हैं कि राज्यसभा इज ऑल्दो सेकेंड चैम्बर बट इट इज नॉट द सेकेंडरी चैम्बर। तो अगला जो हमारा सब टॉपिक है वो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। आई रेफर्ड दैट देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बिल्स जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आ सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कौन से हैं वो बिल्स जो सिर्फ राज्यसभा में आ सकते हैं। विच आर द एक्सक्लूसिव पावर, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा विच आर नॉट एंजॉयड बाय लोकसभा। तो उसमें सबसे पहला ऐसा आर्टिकल है या सबसे पहला ऐसा पावर है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। ठीक है, आर्टिकल 249 कहता है राज्यसभा हैज अ स्पेशल पावर टू डिक्लेयर दैट इट इज नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट इन द नेशनल इंटरेस्ट। इस टर्म पर ध्यान देना, नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी है क्या कि पार्लियामेंट लॉ बनाए। भाई इसमें क्या नई बात है, लॉ तो पार्लियामेंट ही बनाता है, फिर राज्यसभा का क्या एक्सक्लूसिव पावर? नो, यहाँ पे किस चीज से रिलेटेड लॉ बनाने की बात कर रहा है? मैटर इन दी स्टेट लिस्ट। ठीक है, हमने चर्चा की थी शेड्यूल 7 के बारे में, 3 लिस्टों के बारे में हमने पढ़ा है। आप में से कोई मुझे बताएगा कौन सी 3 लिस्ट होती है? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कौन लॉज बनाता है? विधानसभा। तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाता है पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पर 249 एक स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा है
जिसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट। पहली बात, ठीक है, पार्लियामेंट विल मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, एक बात। दूसरी बात, ये कब होगा? जब राज्यसभा डिक्लेयर कर देगा कि ये बहुत जरूरी है। किस चीज में? नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट लॉ बनाए, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन। आर्टिकल 249 में एक्सेप्शनल कंडीशन है। सवाल ये आता है कि व्हाई ओनली राज्यसभा हैज दिस पावर? सो राज्यसभा हैज दिस पावर बिकॉज राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है यूनियन लेवल पर? स्टेट्स का, ठीक है। इसलिए ये पावर राज्यसभा को एक्सक्लूसिवली दे दी गई है। दूसरी बात, लोकसभा में किसके पास मेजोरिटी होती? गवर्नमेंट की, है ना। तो कई बार ये पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट इस आर्टिकल को मिसयूज कर दे यदि लोकसभा को ये पावर दे दे। उदाहरण के लिए आप समझें, आप यदि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर, राजस्थान में नहीं है, लोकसभा के पास मेजोरिटी है, तो मोदी जी यदि चाहे तो वो तो लोकसभा में कभी भी मेजोरिटी से ये पास करा देते यदि इसमें लोकसभा को पावर दिया होता कि भाई राजस्थान के इशू पर हम बनाएंगे कानून क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में। ऐसा होने लगता ना तो हमारा फेडरल सेटअप जो है वो खतरे में पड़ जाता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वाली चीज जो है वो खतरे में आ जाती। इसलिए ये एक्सक्लूसिव पावर दिया हुआ है किसको? राज्यसभा को। अभी राज्यसभा ये काम कैसे करता है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन से, ठीक है। राज्यसभा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करता है, 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ध्यान देना इस मेजोरिटी पर, कितनी? 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। एक रेजोल्यूशन लेकर आएगी राज्यसभा और 2/3 मेजोरिटी से जब वो पास हो जाएगा तब लॉ बनेगा, ठीक है, ठीक है। फिर पार्लियामेंट लॉ बनेगा। देखो एक चीज समझना यहाँ पर, ये जो 2/3 मेजोरिटी है ना, ये सिर्फ इस रेजोल्यूशन के लिए है। ये जो आर्टिकल 249 का रेजोल्यूशन है इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये रेजोल्यूशन क्या कर रहा है? कुल मिलाकर पार्लियामेंट को पावर दे रहा है लॉ बनाने का। लॉ नहीं बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। लॉ अलग से बनेगा जैसे ऑर्डिनरीली लॉ बनता है पार्लियामेंट में, ठीक है। लेकिन ये लॉ बनाने का पावर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट का पार्लियामेंट को असाइन हो जाए, उसके लिए जो आर्टिकल 249 में रेजोल्यूशन दिया है 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना पड़ेगा, ठीक है। एक और बहुत जरूरी बात इसी आर्टिकल में देख लो, पीटी का क्वेश्चन जो अक्सर बनता है, ये जो लॉ बनेगा, ऐसा लॉ बनेगा वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए फोर्स में रहेगा? तो वो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए फोर्स में रहेगा, नॉट मोर देन 1 ईयर, है ना। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आप ही लॉ बनाओगे, नहीं भाई। हमारे यहाँ पर फेडरल सेटअप है, ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट काम करता है, यूनियन लिस्ट पे यूनियन काम करता है, दोनों के काम अलग अलग हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल कंडीशन है तो आपने बना दिया लॉ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये लॉ कितने टाइम तक फोर्स में रहेगा? 1 ईयर तक, ठीक है। और यदि एक और फर्दर रेजोल्यूशन आ जाता है तो 1 ईयर के लिए और कर सकते हैं, ठीक है। यदि ऐसा रेजोल्यूशन एक और ले आए तो 1 ईयर से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, बट वो इतना कुछ खास आपको याद रखने लायक नहीं है। सो आर वी क्लियर ऑन आर्टिकल 249? कोई भी यदि प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 249, एनी डाउट? नो सर। तो आर्टिकल 249 एक एक्सक्लूसिव पावर है राज्यसभा का। एक और एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा को दी गई है वो है आर्टिकल 312 में, और आप सभी के
बहुत काम की ये बात है, सभी के लिए बहुत काम की बात है। क्यों? राज्यसभा हैज स्पेशल पावर टू पास अ रेजोल्यूशन that can authorize the parliament to create new all India service common to both center and state। किसी नई ऑल इंडिया सर्विस को यदि बनाना है तो उसके लिए एक्सक्लूसिव पावर किसको दिया है? राज्यसभा को दिया है। रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? राज्यसभा पास करेगी। ठीक है। क्या अंतर है सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज में? क्या कोई डिफरेंस है? स्टेट में काम करेंगे। ठीक है। अपॉइंट सेंटर करता है, लेकिन वो काम एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हैं, है ना। या यूं कह लें कि कॉमन होता है, सेंटर और स्टेट दोनों में वो काम करते हैं, है ना। यही होती है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यदि किसी नई ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन करना है तो वो पावर किसके पास होगा? राज्यसभा के पास होगा। आईएएस है, आईएफएस है, इसी तरह की कोई और सर्विस, जैसे एक ऑल इंडिया सर्विस की अक्सर बात चलती रहती है, अक्सर उसके लिए आइडिया मूव किया जाता है कि वो होनी चाहिए AIJS, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। इंडियन जुडिशियल सर्विस भी आप उसको कह सकते हैं, IJS की इंडियन जुडिशियल सर्विस। अभी क्या होता है, स्टेट्स जो है वो अपॉइंट करते हैं लोकल लेवल के जजेस, या लोकल जो स्मॉल कोर्ट्स होती है उनके जजेस स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये चलता है बार बार आइडिया कि भाई एक काम करते हैं, एक IJS का गठन कर देते हैं, लेकिन उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं कि क्यों IJS नहीं बन पा रही है। बट यदि आगे कभी IJS बनानी पड़ेगी तो वो कौन बनाएगा? राज्यसभा बनाएगा। अगेन द रीजन बिहाइंड दिस एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा इज सेम। ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है वो स्टेट्स में भी काम करती हैं, या यूं कहें स्टेट में ज्यादा काम करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं। ठीक है। और राज्यसभा क्या है? उन्हीं स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन। तो बहुत ज्यादा कंट्रोल यूनियन गवर्नमेंट ना करने लग जाए स्टेट को, इसके लिए ये पावर राज्यसभा को दिया हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं कि इन व्हाट सेंसेस राज्यसभा इज अनइक्वल टू लोकसभा, या ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन पर राज्यसभा के पास पावर्स या तो नहीं है या तो बहुत कम है, लोकसभा के इक्वल नहीं है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे बिल्स जो है वो उसके लिए दोनों के पास इक्वल पावर है। देन हमने 249 और 312 देख लिया जिसमें राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। तो कुछ स्पेशल पावर लोकसभा के हैं जिनमें राज्यसभा के पास पावर नहीं है। तो लेट अस क्विकली सी ऑल दोस पॉइंट्स वेयर राज्यसभा इज अनइक्वल टू लोकसभा। तो पॉइंट नंबर 1 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब भी उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना था। मनी बिल कौन से आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? मनी बिल आर्टिकल 110 डिफाइंस मनी बिल, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सो अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रिलिमिनरी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये वाला, 2 बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाकर देखना। ठीक है। तो मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वहां से पास हुआ, पास होकर कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास। लेकिन राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है वहां पर मनी बिल को लेकर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा ना तो उसको रिजेक्ट कर सकता है ना ही अमेंड कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? रिटर्न कर देगा, वापस कर देगा कि प्लीज रिकंसीडर दिस 14 डेज के अंदर। ठीक है, विद इन 14 डेज। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आज क्या है? 16 जून है ना।
16 जून को एक मनी बिल राज्यसभा के पास पहुंचता, ठीक है, ये लीजिए, कंसीडर करिए। अब राज्यसभा क्या नहीं कर सकती, अमेंडमेंट तो कर ही नहीं सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, ठीक है। वो क्या कर सकती है, 14 डेज के भीतर, विद इन 40 डेज अपने रिकमेंडेशन चाहे तो दे दे, ठीक है, या तो वो रिकमेंडेशन दे दे या तो ना दे, ठीक है, कुछ सलाह वगैरह चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ठीक है, 14 डेज के अंदर, यानी कि 30 जून के पहले पहले तक या तो राज्यसभा रिकमेंडेशन दे या तो ना दे, ठीक है। अब जो रिकमेंडेशन मान लो दे दिया है 40 डेज के अंदर, तो लोकसभा के ऊपर ये कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे रिकमेंडेशन, ठीक है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो ना करे, और जैसा वो करेगा लोकसभा उसको पास मान लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और बनती कि 14 डेज के अंदर इनने कुछ नहीं किया, ना एक्सेप्ट ना कोई रिकमेंडेशन दी, तो यही मान लिया जाएगा कि इन्होंने उसको ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर लिया। तो कुल मिलाकर इनके पास कोई पावर मनी बिल को लेकर नहीं है। मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ होता है, लोकसभा में, लोकसभा से पास होकर वो जाएगा राज्यसभा के पास कि बस तुम देख लो, देखो भाई ऐसा है, हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि दिस इज द मनी बिल, ठीक है। तो वो थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते कि नो नो प्लीज थोड़ा सा चेंज कर दो। अच्छा, क्या चेंज चाहिए, नहीं करेंगे, मर्जी है तो कर देंगे चेंज, मर्जी है तो नहीं करेंगे चेंज, कुल मिलाकर आपकी सुनी नहीं जाएगी, ठीक है। तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगला, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बजट बट कैन नॉट वोट, ठीक है। आई रिपीट, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बजट बट कैनॉट वोट। राज्यसभा वोट नहीं देता है बजट पर, सिर्फ उस पर चर्चा करता है कि क्या है, कैसा है, अच्छा है बजट, बुरा है बजट, क्या है, कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिर्फ डिस्कशन करेगा, वोट नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बजट पर वोट देना किसका एक्सक्लूसिव राइट है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का। किसका, लोकसभा का, ठीक है। कि बजट जो है इस तरह का तो कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल ही नहीं किया गया है ना, बजट जैसा कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल ही नहीं किया गया। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म फॉर बजट, एनुअल फाइनेंशियल बिल। The annual financial bill provided under Article 112 can only be discussed in Rajya Sabha, but Rajya Sabha cannot vote on demand for grant. ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट को सरल भाषा में समझ लो, सरकार की जेब में से पैसा निकालना, ठीक है, पैसे निकालना इज डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड क्या होता है, मांग, ठीक है। ग्रांट क्या होता है, किसी चीज के लिए अनुदान करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, ठीक है। गवर्नमेंट किसके लिए पैसा देती है, पॉलिसीज के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, राइट। सो किसी पॉलिसी या प्रोग्राम के लिए पैसे की डिमांड करना किसका एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है, लोकसभा का। राज्यसभा इसमें वोट नहीं कर सकती, सिर्फ डिस्कस कर सकती। हाँ ठीक है, मतलब बजट अच्छा था या बजट बुरा था, गरीबों के लिए इसमें काफी जगह नहीं थी, मिडिल क्लास इससे सफर करेगा, अमीर इससे और अमीर हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज समथिंग लाइक दैट। जैसे हम सरकार के काम को डिस्कस करते हैं, है ना, सरकार ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, व्हाटएवर, लेकिन क्या हमारे डिस्कशन से कुछ फर्क पड़ जाता है, नो। इट इज समथिंग लाइक दैट ओनली, कि आप कर लो डिस्कस, वोट तो आप कर ही नहीं सकते हो, है ना। सो दैट इज अगेन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर भी राज्यसभा लोकसभा से अनइक्वल स्टेटस रखती है।
थर्ड पॉइंट, अ रेजोल्यूशन फॉर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ध्यान देने वाला शब्द है यहाँ पर डिसकंटिन्यूएंस। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, उस इमरजेंसी को खत्म करने के लिए जो रेजोल्यूशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। ठीक है, याद रखना एक बात, नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के लिए दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन पास होना पड़ता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पास करना पड़ता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लेकिन डिसकंटिन्यू करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से भी काम हो जाता है। तो जो डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी जो लगी हुई है उसको खत्म करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो लोकसभा बस पास कर दे, चल जाएगा। फाइन। So let us come to the last point, that is the Rajya Sabha cannot remove the Council of Ministers by passing no confidence motion. अविश्वास प्रस्ताव जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट राज्यसभा में नहीं आ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, लोकसभा में आता है। Why? Because Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha. They sail and sink together. ये सब हमने पढ़ा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ते हुए। ठीक है, तो लोकसभा में यदि मेजॉरिटी है तो ही कोई पार्टी या अलायंस गवर्नमेंट में रह सकता है, वरना वो गिर जाएगा। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। आर वी क्लियर ऑन ऑल द 4 points which signifies the unequal status of Rajya Sabha and Lok Sabha?